हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत लंबे टाइम बाद में ये एक वीडियो आ रहा है जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले वाले जो वीडियोस थे इस चैप्टर के वो देख लिए होंगे और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। तो चलिए हम लोग आगे आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने मेनली देखा था कि प्लेट्स क्या होती हैं और माइनर एंड मेजर प्लेट्स कौन कौन सी होती हैं। और माइनर एंड मेजर प्लेट से एक क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में पूछा भी गया था, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था। कैरोलिन प्लेट से रिलेटेड वो क्वेश्चन था जो आपके लैब असिस्टेंट में 109वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में हमने प्लेट मार्जिन्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि मेनली देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लेट मार्जिन्स: डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड अनदर वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, यानी कि प्लेट प्रवाह की दरें। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कुछ लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ये भी बोल रहे थे कि मैम आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोग पूरे वीडियोस देखिए। मेरे पास में इंग्लिश और हिंदी दोनों बुक्स है। मैंने वो दोनों बुक्स अपने पास में इसीलिए रखी है क्योंकि मैं दोनों से आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देखने वाले वो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं, और दोनों को इक्वली नीड है, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है और इंग्लिश में पढ़ाने वाले लोग भी कम है। इसलिए मैं पढ़ाती जो हूँ वो इंग्लिश की बुक से पढ़ाती हूँ, लेकिन हिंदी की बुक भी मेरे साथ में यहाँ रहती है और मैं यहाँ इसमें से भी चीजें डिस्कस करती हूँ। तो आपका मेन फोकस लैंग्वेज पे ना होकर बल्कि किस पे होना चाहिए, मैं क्या समझा रही हूँ। अगर आप इस बात पे फोकस करेंगे कि क्या चीज समझाई जा रही है और जो समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बात करते हैं रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, यानी कि प्लेट प्रवाह की दरें। द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल द मिड ओशनिक रिज हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। यानी कि सामान्य और उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की जो पट्टियां होती है जो कि मध्य महासागरीय कटक के समानांतर पाई जाती है। अब ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्चुअली हमारे जो ओशन का मिडिल का जो पार्ट होता है, जहां पे मिड ओशनिक रिजेस पाए जाते हैं, यानी मध्य महासागरीय कटक पाए जाते हैं। अब मध्य महासागरीय कटक क्या होते हैं, अंडर वाटर जो माउंटेन रेंजेस पाई जाती है, पर्वत की जो श्रेणियां पाई जाती है, जब वो पानी में डूबी हुई होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, मिड ओशनिक रिजेस कह देते हैं। तो इस तरह की मिड ओशनिक रिजेस जो है वो ओशंस में पाए जाते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है मिड अटलांटिक रिज है। ठीक है, तो उस रिज के पैरेलल सपोज ये एक मिड अटलांटिक रिज है, यहाँ पे इसके पैरेलल जो है इस तरीके से और इसके पैरेलल इस तरीके से जो है वो मिड मैग्नेटिक फील्ड्स पाए जाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल भी होते हैं, यानी सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इधर की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर की इसके रिवर्स है। तो इस तरीके से नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड जो पाए जाते हैं मिड ओशनिक रिज के पैरेलल, उसके समानांतर जो पाए जाते हैं, इनको साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया, इनको पहचाना और ये पता किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है ये इन प्लेटों के मूवमेंट को समझाने में कितनी हेल्पफुल है, कितनी सहायक है। ये चीजें हमें साइंटिस्ट ने समझाने की कोशिश की है। तो इनकेस कभी स्टेटमेंट वाले या कथन कारण वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेट मूवमेंट के रेट्स को समझाने में हेल्पफुल होती है या नहीं होती है, तो ऑफकोर्स ये होती है। ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना है कि ये हेल्पफुल होती है। देन दीज रेट्स वेरी कंसिडरेबली, यानी कि जो हमारी प्लेट्स होती है इनका अलग अलग जगह पे मूवमेंट अलग अलग गति से होता है। किसी एरिया के अंदर ये प्लेट बहुत तेजी से गति करती है, कुछ एरिया में इनकी जो गति होती है मूवमेंट की वो थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि द आर्कटिक रिज हैज द स्लोवेस्ट रेट। आर्कटिक रिज जो है, आर्कटिक जो कटक है आर्कटिक महासागर में जो पाया जाता है, आर्कटिक सागर के अंदर जो पाया जाता है, वो उसकी जो गति है वो सबसे कम मानी गई है। कितनी है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में अगर उस एरिया की प्लेट की हम बात करें तो कितनी गति करेगी, 2.5 सेंटीमीटर, ओनली 2.5 सेंटीमीटर। एंड ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक ओशन अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट टू चिली हैज द फास्टेस्ट रेट दैट इज मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर। और अगर सबसे तेज और सबसे ज्यादा गति करने वाली, तेजी से गति करने वाली प्लेट की हम बात करें तो वो कौन सी है, वो है आपका जो ईस्टर द्वीप है उसके पूर्व में, जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसके पास में जो चिली पड़ता है, उसके पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में
जो प्लेट पाई जाती है उसकी गति सबसे तीव्र है, वो कितनी है 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई प्लेट की दरें, जहां हमने इस पैराग्राफ में समझा है कि प्लेट की दरों को समझाने में हेल्पफुल कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, हिंदी में इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और इसके अलावा 2 पॉइंट हमने जो इंपॉर्टेंट देखे हैं कि सबसे स्लोवेस्ट रेट किसकी है, वह आर्कटिक रिज के पास में पाई जाने वाली प्लेट की, और हाईएस्ट या फास्टेस्ट रेट किसकी है, वो है आपका जो वेस्ट ऑफ चिली के आसपास में जो साउथ पैसिफिक ओशन में जो प्लेट पाई जाती है उसकी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने इस पैराग्राफ में डिस्कस किए हैं। अब हम आगे बात करते हैं फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, यानी प्लेटें गति कर रही है उसके पीछे कौन से ऐसे फोर्सेज हैं, कौन से बल हैं जो उसको प्लेट मूवमेंट करवा रहे हैं। तो देखिए इसके लिए शॉर्ट में अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो हम लोगों ने हमारे नोट्स के थ्रू पहले भी ये चीज डिस्कस की थी, जो मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगी। ये वाला जहां हमने आर्थर होम्स की थ्योरी डिस्कस की थी, संवहनीय तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में हमने डिस्कस की थी, वो थ्योरी हमें जो प्लेट के मूवमेंट के फोर्स के बारे में बताती है। तो ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा पृथ्वी है वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड है। इंटीरियर जो है हमारी अर्थ का वो 3 भागों में बटा हुआ है। जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, उसे क्रस्ट बोला जाता है। उसके बीच की यानी उसके थोड़ा गहराई में आप चलते हैं तो कौन सी लेयर आती है, मेंटल, और सबसे गहराई में आप चलते हैं तो कौन सी लेयर आती है, कोर। तो इस तरीके से 3 इंटीरियर लेयर्स में हमारी पृथ्वी जो है वो बटी हुई है। अब सबसे ऊपर की जो लेयर है क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और सबसे नीचे गहराई में कोर। ये जो कोर है, इस कोर के अंदर कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, जब भी उनमें रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उनसे क्या निकलती है, उनसे हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक्चुअली उसको बाहर निकलने के लिए कोई ऐसा एरिया चाहिए होता है, कोई पॉइंट चाहिए होता है। तो क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ गति करते हैं, यानी हमारी क्रस्ट की तरफ गति करते हैं। और क्रस्ट की तरफ मूवमेंट करते 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 जब वो क्रस्ट के पास में सरफेस पे पहुंचते हैं तो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, यानी अब सारी मूवमेंट करते हैं। तो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं जो मूवमेंट इनका हो रहा है वो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। अब क्या होता है, ये जो करंट उठते हैं ऊपर की तरफ, इनको क्या नाम दिया जाता है, संवहनीय धाराएं या कन्वेक्शनल करंट। संवहनीय धाराएं या कन्वेक्शनल करंट हम ऐसे एरिया को के नाम से जानते हैं। ऐसा एरिया होता है जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो जब वो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो उससे कुछ मतलब हम यूं समझ लीजिए, आम भाषा में अगर हम कहें तो धुआं उठने लगता है या भाप निकलने लगती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही गर्म जो एरिया होता है जहां पे मैग्मा होता है, उस मैग्मा से कन्वेक्शन करंट्स उठते हैं और वो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे क्रस्ट के पास में आके 2 डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। तो इसी को कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। और जब ये 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं तो इसकी वजह से प्लेटें भी जो होती है वो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो कैसा मूवमेंट हो गया, डाइवर्जेंट मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वेक्शनल करंट्स को एक इंपॉर्टेंट फोर्स माना था आर्थर होम्स ने, और उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा फोर्स है जो प्लेट्स को गति करवाता है। क्योंकि हमने ये तो देख ही लिया है कि प्लेट्स अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है, इसीलिए तो उनकी रेट्स अलग अलग होती है मूवमेंट करने की। तो अब उनके फोर्स के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। एट द टाइम दैट वैगनर प्रपोज्ड हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वॉज अ सॉलिड मोशनलेस बॉडी। जब वैगनर नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उस थ्योरी देते समय बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे और इवन वैगनर भी, वो भी ये मानते थे कि अर्थ जो है वो एक सॉलिड पीस है, यानी एक ठोस टुकड़े की तरीके से है, और एक मोशनलेस बॉडी है, यानी उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई गति नहीं है उसके अंदर, वो अपनी जगह पे स्टेबल है। हाउएवर कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द यूनिफाइड theory of plate tectonic has emphasized that both the surface of the earth and the interior are not static and motionless but are dynamic. But जैसे जैसे सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत आया था हैरी हेस का, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो थियरी थी हैरी हेस ने दी थी, जब वो थियरी आई थी 1960 में, और उसके साथ में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी आई थी, तो इन दोनों थ्योरी से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था कि हमारी जो अर्थ है वो स्टेबल नहीं है बल्कि मोशनलेस नहीं है, बल्कि कैसी है, डायनेमिक है, यानी उसमें गति हो रही है। ठीक है, उसमें गति हो रही है। द फैक्ट दैट द प्लेट्स मूव इज नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। और अब ये फैक्ट जो है, ये जो तथ्य है, इसको सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी जो अर्थ है उस पर जो प्लेटें पाई जाती है वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, बल्कि क्या कर रही है, गति कर रही है। मोशनलेस नहीं है बल्कि उनमें मोशन हो रहा है। देन द मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट्स इज बिलीव टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर। और उसके बाद में ये माना गया कि जो एक रिजिड प्लेट होती है, दृढ़ यानी कठोर जो एक टुकड़ा है प्लेट का, वो अपने नीचे के
की जो प्लेट्स होती है या नीचे का जो पार्ट है उसके ऊपर ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है, कंटिन्यू सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। ठीक है। द हीटेड मटीरियल राइजेस टू द सर्फेस, स्प्रेड्स एंड बिगिंस टू कूल एंड देन सिंक बैक इनटू डीपर डेप्थ। और जो हमारी अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जो गर्म पदार्थ निकलता है, जो अंदर होता है तब उसको मैग्मा कहते हैं, जब बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। वो जो गर्म सरफेस होता है, मटेरियल होता है, हीटेड मटेरियल, वो हमारी अर्थ की तरफ अंदर, पृथ्वी के अंदर से ऊपर की तरफ उठता है और उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे पृथ्वी के बाहर निकलकर ठंडा होने लगता है एंड देन सिंक बैक इनटू डीपर डेप्थ, और उसके बाद में वापस अर्थ के इंटीरियर में चला जाता है। ठीक है। इस तरीके से साइकिल पूरी चलती जाती है। द साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर टू जनरेट व्हाट साइंटिस्ट कॉल अ कन्वेक्शनल सेल और कन्वेक्टिव फ्लो। और ये जो चक्र होता है ये धीरे धीरे बार बार दोहराया जाता है और चलता जाता है, और वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं, संवहन प्रवाह कहते हैं, कन्वेक्शनल फ्लो कहते हैं, या फिर इसे कन्वेक्शनल करंट भी कहा जाता है, यानी संवहनीय धाराएं भी कहते हैं। हीट व्हेन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। अब बात आती है कि हमारी अर्थ में से ये जो कन्वेक्शनल करंट्स उठते हैं, ये जो संवहनीय धाराएं ऊपर उठती है, इसका क्या सोर्स है, ये क्यों बनती है? तो देखिए, पृथ्वी के भीतर आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। उसके दो सोर्सेज होते हैं। अर्थ के इंटीरियर में जो हाई टेम्परेचर, उसके दो सोर्सेज है। अब आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में टेम्परेचर हाई होने के कौन से सोर्सेज है? तो एक सोर्स तो कौन सा है, जो रेडियो एक्टिव डीके, और एक है रेजिडुअल हीट, यानी कि रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, और एक है अवशिष्ट ताप। ये 2 पॉइंट्स अच्छे से आपको रट लेने हैं और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। तो कौन कौन से हैं, रेडियो एक्टिव डीके एंड रेजिडुअल हीट। अब ये क्या होते हैं, देखिए, आर्थर होम्स नाम के जो व्यक्ति थे जिन्होंने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी, उन्होंने 1930 के अंदर ही ये विचार दिया था, ये थ्योरी दी थी कि जो हमारी अर्थ है उसमें, जो हमारी अर्थ है विच लेटर इन्फ्लुएंस हैरी हेस थिंकिंग अबाउट सी फ्लो स्प्रेडिंग। जो आइडिया 1930 में हैरी हेस ने दिया था, अपनी थ्योरी दी थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के नाम से। इसी थ्योरी से हैरी हेस नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट दिया था, है ना, यानी कि सागर नितल प्रसरण का जो सिद्धांत दिया था, उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि हमारी जो अर्थ है उस पे केवल डाइवर्जेंस ही नहीं हो रहा है, यानी प्लेटें दो अलग अलग दिशाओं में ही नहीं जा रही है, बल्कि कुछ हिस्से ऐसे भी है जहां पे प्लेटें एक दूसरे की तरफ भी आ रही है। तो यही एक थियरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ था, द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टेंड मेंटल दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। और आगे चल के ये चीज का पता लगाया गया कि जो हमारी कठोर प्लेटें होती है उसके नीचे एक दुर्बलता मंडल होता है, एस्टेनोस्फेयर भी उसे कहा जाता है, या फिर जो मेंटल वाला लेयर होती है, उस मेंटल की लेयर के ऊपर जो हमारी क्रस्ट की लेयर है वो तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है, और जो प्लेट्स है वो फ्लोट करती रहती है। और फ्लोटिंग के पीछे, तैरने के पीछे कौन सा बल है, जो मेंटल वाली लेयर है। अब देखिए, हिंदी में मेंटल को मेंटल ही बोला जाएगा, इसका कोई अलग नाम नहीं है। तो मेंटल की जो लेयर है, उस मेंटल लेयर से जो कन्वेक्शनल करंट उठ रहे हैं, वो कन्वेक्शनल करंट ही हमारी जो प्लेट्स है उनको मूवमेंट कराने में सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट। अब हम आते हैं मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। ये एक टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, हमारी इंडियन प्लेट के बारे में अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको अपने नोट से शॉर्ट में समझा देती हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारी जो इंडियन प्लेट है उसको केवल इंडियन प्लेट ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि इंडियन प्लेट जब हम बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उसमें इंडिया का ही पार्ट इंक्लूड होगा। एक्चुअली उसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्यों? क्योंकि उस पूरी प्लेट में इंडिया जो हमारी कंट्री है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही उसमें ऑस्ट्रेलिया और हमारा जो इंडियन ओशन का कुछ हिस्सा है वो भी उसमें इंक्लूडेड है, इसलिए उसको कंबाइंडली हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक टाइम ऐसा था जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो एक्चुअली आज की डेट में तो आप देखते हैं तो हमारा भारत जो है वो भूमध्य रेखा के इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेटेड है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये बिल्कुल कहां पे लोकेटेड था, आप देखिए बुक में दे रखा है 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास में हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो लोकेटेड था। 50 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश जो है उसके आसपास में हमारा भारत का जो पूरा उपमहाद्वीप है वो पूरा लोकेटेड था, उस वक्त की बात है ये। अब धीरे धीरे जब मूवमेंट हुआ तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके से मूवमेंट दिखाया गया है। पहले हमारा इंडिया और पूरा सब कॉन्टिनेंट जो था ये इस तरीके से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास में था। ये यहाँ पे बीच में 0 डिग्री इक्वेटर शो की गई है। तो आप देखिए 0 डिग्री इक्वेटर के बिल्कुल कितना साउथ में हमारा इंडिया वो दिखाया गया है। धीरे धीरे मूवमेंट होता गया हमारे इंडिया जो है वो, इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ में शिफ्ट होती गई और फिर आगे मूवमेंट हुआ, फिर और नॉर्थ में शिफ्ट हुई, फिर और आगे मूवमेंट हुआ, और आज की डेट में प्रेजेंट जो कंडीशन है वो इस तरीके की दिखती है। तो ये मूवमेंट एक्चुअली कैसे हुआ था, इसको अगर हम समझें
तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास में थी। धीरे धीरे इसका मूवमेंट हमारा नॉर्थ की तरफ होते गया, और नॉर्थ में कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट थी। ठीक है, यूरेशियन यानी एशिया और यूरोप का जो कॉम्बिनेशन है वो। तो यूरेशियन प्लेट हमारी नॉर्थ में थी, साउथ में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, और दोनों का एक दूसरे की तरफ मूवमेंट हुआ। तो इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह की गति को क्या कहा जाता है? अभिसारी प्लेट किनारे, यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं इस तरह के प्लेट मूवमेंट्स को। और इस तरह के प्लेट मूवमेंट्स जहां पर भी होते हैं, तो जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, यानी वलन होता है उनमें, वलन पड़ते हैं, मोड़ पड़ने लग जाते हैं, बैंड्स आ जाते हैं उनमें, और धीरे धीरे वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालयस। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के बीच में जो एक माउंटेन बना, वो कौन सा था? हिमालयन माउंटेन रेंज, जिसको यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन क्यों? क्योंकि आज भी उसकी जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो इसलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मूवमेंट यूरेशियन प्लेट की तरफ हुआ था, और ये मूवमेंट कैसा था? कन्वर्जेंट मूवमेंट था, डाइवर्जेंट नहीं था। ठीक है, अभिसारी किनारे थे ये। और ये दोनों प्लेट्स कैसी थी? ये दोनों प्लेट्स जो थी वो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, यानी महाद्वीपीय प्लेट थी ये भी, और ये भी महाद्वीपीय प्लेट थी। तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का आपस में एक दूसरे की तरफ मूवमेंट हुआ तो कन्वर्जेंस हुआ, और बीच में बने फोल्ड माउंटेन्स, जिनका नाम है हिमालयस। ठीक है, अब देखिए, जब हमने पढ़ा था कि भाई पूरी अर्थ के ऊपर केवल कन्वर्जेंस ही तो नहीं हो रहा है, अभिसारी प्लेट किनारे तो नहीं पाए जाते हैं, कई कई जगहों पे अपसारिक प्लेट किनारे भी मिलते हैं, यानी डाइवर्जेंस भी मिलता है। तो डाइवर्जेंस देखिए इस जगह पे हो रहा था, जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ में शिफ्ट हो रही थी, तो उस वक्त उसके ऑपोजिट जो एंटार्क्टिक प्लेट थी वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही थी। तो एक नॉर्थ में जा रही है, एक साउथ में शिफ्ट हो रही है, तो किस तरह के मार्जिन हो गए? डाइवर्जेंट जो मार्जिन होते हैं वो यहाँ पे पाए गए, यानी कि अब सारी प्लेट किनारे। तो एक्चुअली देखा जाए तो यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में तो कन्वर्जेंस हो रहा था, एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट के बीच में डाइवर्जेंस हो रहा था। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में पूरा समझा दिया है। अब इसी को हम पढ़ने वाले हैं बुक से। ठीक है, तो चलिए बुक से पढ़ते हैं इसको। ये यहाँ पे हिंदी में दे रखा है पूरा मैटर जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, और ये यहाँ पे सामने इंग्लिश में खुला हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें सामने रखी हुई है। सो द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन प्लेट के नाम से इंडियन प्लेट बोला जाता है, बट उसमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को भी इंक्लूड किया गया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसमें इंक्लूड है। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज फॉर्म द नदर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में किस तरह का मूवमेंट था? ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, और मूवमेंट कैसा था? कन्वर्जेंस था, यानी कि उनके बीच में अभिसरण का मूवमेंट हुआ था, अभिसरण हुआ था। इन द ईस्ट इट एक्सटेंड थ्रू रैकिनयोमा माउंटेन ऑफ द म्यांमार टूवर्ड द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच। अब हम हमारे पूरी इस प्लेट की बात करें तो इसका जो पूर्वी भाग है, इसका ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका जो पूर्वी भाग है ये यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री है, ये यहाँ पे म्यांमार पड़ता है, और म्यांमार में यहाँ पे रैकिनयोमा माउंटेन फैला हुआ है एक चाप के रूप में, इस तरीके से एक आग के रूप में, वहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, एंड द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक रिज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक। और ये जो रैकिनयोमा माउंटेन है ये यहाँ पे ओशन के अंदर डूब के आगे चल के और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आसपास में दिखाई देता है, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास में एक रिज के रूप में फैला हुआ है, कटक के रूप में फैला हुआ है। द वेस्टर्न मार्जिन, अगर इसके पश्चिमी किनारों की बात करें वेस्टर्न मार्जिन की, द वेस्टर्न मार्जिन फॉलोज किरथर माउंटेन ऑफ द पाकिस्तान। वेस्टर्न मार्जिन आपको यहाँ पर किरथर माउंटेन्स दिखाई देंगे पाकिस्तान में, वो किरथर माउंटेन्स जो है वो इसका पश्चिमी बाउंड्री है। इट फर्दर एक्सटेंड्स अलोंग द मकरान कोस्ट एंड जॉइंस द स्प्रेडिंग साइड फ्रॉम द रेड सी रिफ्ट एंड साउथवर्ड अलोंग द चैगोस आर्कियोपेलियो। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड द अंटार्कटिक प्लेट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द ओशनिक रिज डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जो आर्कटिक प्लेट की जो भारतीय प्लेट है और जो एंटार्कटिक प्लेट है, यहाँ पे आर्कटिक नहीं आएगा, एंटार्कटिक आएगा, हिंदी में थोड़ा सा आप करेक्शन कर ले इसको, एंटार्कटिक है। तो एंटार्कटिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच की जो बाउंड्रीज है वो कैसी है? वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, यानी अब सारी सीमा है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है। एंड रनिंग इन रफली वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन एंड मर्जिंग इनटू द स्प्रेडिंग साइट अ लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के आसपास तक ये फैली हुई है। इंडिया वॉज द लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इन अ वास्ट ओशन। बहुत पहले की अगर बात की जाए तो भारत कैसा था? एक बहुत बड़ा द्वीप के जैसे था, आइलैंड था,
जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से कुछ दूरी पे एक विशाल महासागर में स्थित था। और वो विशाल महासागर कौन सा था जो वैगनर ने बताया था? अगर आप जानते हैं तो नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वैगनर ने एक जो सुपर ओशन बताया था उसका नाम क्या बताया था। ठीक है, आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए जल्दी से। एंड द टेथिस सी सेपरेटेड इट फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट टिल अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो। और जो टेथिस सी था वो सेपरेट हुआ था, मतलब बीच में बन गया था, यानी 225 करोड़ वर्ष पहले की जो बात थी। तो उसमें अगर हम देखें तो टेथिस सागर जो था इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ठीक है, क्योंकि इंडिया तो अलग था एशिया से, तो एशिया और इंडिया के बीच में एक जो सी बना था छोटा सा, उसको टेथिस सी नाम दिया गया था। क्योंकि जब हमने वैगनर की थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा भी था कि जब जो पेंजिया था, उस पेंजिया के जब दो टुकड़े हुए थे अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में, तो उसके बीच में एक सी बन गया था, उसको टेथिस सी नाम दिया गया था। तो टेथिस सी ही वो सी था जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जो एशिया था उसको सेपरेट करता था। फिर आगे देखते हैं, इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो एट द टाइम व्हेन पेंजिया ब्रोक। जब पेंजिया टूटा था 200 मिलियन साल पहले, तो इंडिया ने धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करना शुरू किया। ये देखिए, आप देख सकते हैं नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसके बाद में इंडिया कोलाइडेड विद एशिया अबाउट 40-50 मिलियन ईयर अगो। और इंडिया एशिया से टकराया कब था? लगभग 40 से 50 मिलियन साल पहले। एंड कॉजिंग रैपिड अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयस, जिसकी वजह से टकराने से क्या हुआ था, उनमें मोड़ पड़ गए थे, बैंड्स पड़े थे, और हिमालयस जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन हुआ था। द पोजिशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 मिलियन ईयर्स टिल द प्रेजेंट आर शोन इन द फिगर 4.6। यहाँ इस डायग्राम में आपको इंडिया की प्रेजेंट पोजीशन दिखाई गई है। एंड इट ऑल्सो शोज द पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द यूरेशियन प्लेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूरेशियन प्लेट है, ये यहाँ पे हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आज की पोजीशन दिखाई गई है इसमें। About 140 million years before the present, the subcontinent was located as south as 50 degree south latitude। और 140 मिलियन वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट था वो 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास में लोकेटेड था। आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है, यहाँ पे इंडिया की पोजीशन है। एंड द टू मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय द टेथिस सी। और ये जो प्लेट्स थी ये टेथिस सी के माध्यम से अलग हो गई थी। एंड तिब्बतन ब्लॉक वॉज क्लोजर टू द एशियाटिक लैंडमास। और जो तिब्बत का जो पठार है आज की डेट में आप देख सकते हैं वो एशिया के आसपास में था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है कि जो तिब्बत का जो पठार है तिब्बतन प्लेटो वो एशिया के आसपास में था। और भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट की तरफ मूवमेंट करने से एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। वो कौन सी थी कि लावा जो है वो बहुत मात्रा में बाहर निकला था और धीरे धीरे पूरे हमारे साउथ इंडिया वाले पार्ट पे फैल गया था, जिससे डेक्कन ट्रैप, जिसको हम साउथ इंडिया भी कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो भी कहते हैं, उसका निर्माण हुआ था, उसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और ये डेक्कन ट्रैप जो इसकी सॉइल कहती है ब्लैक सॉइल है क्योंकि लावा से बनी हुई है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था और एक लंबे समय तक ये जारी रहा था। और आपको याद ये रखना है कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट ही था। ठीक है, इतना होने के